यही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश भी चाहते हैं कि एर्दोगन चुनाव हार जाएं, वो सत्ता में ना आए। इसमें अमेरिका है, इजराइल है, यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं और कहीं ना कहीं भारत की चाहत भी यही है कि एर्दोगन इस बार प्रेसिडेंट न बने। सामनेक्रम भारतीय बर्मला इस बात का अब इजहार करते दिखाई दे रहे हैं कि तैयब एर्दोगान की जीत दरअसल तुर्की की जीत नहीं बल्कि भारत की हार है, और उसके पीछे वो कई वजूहत बताते हैं और न सिर्फ ये कहते दिखाई देते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं हारा बल्कि इजराइल, अमेरिका और दुनिया के कई ऐसे यूरोपियन ममालिक हैं जो अब की बार बुरी तरह पिटे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम दुनिया में भरपूर जश्न हो रहा है। कतर, ओमान, फलस्तीन, पाकिस्तान समेत कई ऐसे ममालिक हैं जो तैयब एर्दोगान की फतह का जश्न अपने अपने मुल्कों में मनाते नजर आ रहे हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत को या फिर यूरोपीय ममालिक को इससे क्या मसला है कि तैयब एर्दोगान जीते तुर्की में या कोई और। भारत का फासला हजारों किलोमीटर का है, कोई बॉर्डर नहीं टच होता और ना ही अमेरिका, इजराइल या दूसरे यूरोपीय ममालिक का कोई लेना देना तुर्की के साथ है। तो उसकी वजूहत इस वीडियो में बताते हैं और आगे चलकर इस सारे मामले में भारतीय किस तरह इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते भी हैं। भारत का मसला तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के साथ हर महाज पर, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, IMF हो या FATF, उस सारे मामलात में तुर्की ने हमेशा खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाज से आवाज मिलाता नजर आया। भारतीय मुसलमानों के साथ जुल्म हो उस पर भी कंडमनेशन सबसे पहले पाकिस्तान के बाद किसी मुल्क से आती है तो वो तुर्की ही है। ये तो रहा भारत का मसला। लेकिन बाकी ममालिक, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का मसला यह है कि तुर्की में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आ रही है, जिसमें बाकायदा तैयब एर्दोगान को सल्तनत उस्मानिया का जानशीन करार दिया जा रहा है, उसे एक खतरे की घंटी समझते हैं ये यूरोपीय और अमेरिकन। और आया सूफिया के अंदर एक गिरजाघर जो कि ईसाइयों की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस समझी जाती थी तुर्की में, उसे म्यूजियम बनाना और म्यूजियम से फिर मस्जिद में कन्वर्ट करना, ये इन ईसाइयों को, खासकर अमेरिकन और यूरोपियंस को एक आंख नहीं भा रहा। और दूसरा, जो इंडिकेशंस दी गई, जो इशारे दिए गए आया सूफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने के दौरान, वो जो झंडे लहराए गए और जो इमाम के हाथ में जो तलवार पकड़ी नजर आई, वो दरअसल सल्तनत उस्मानिया की चंद ऐसी निशानियां थी जिससे यूरोपियंस और अमेरिकन काफी खौफजदा हैं। लेकिन भारतीयों को इससे क्या तकलीफ हो रही है, आइए आपको जरा उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। पर इस बार के चुनाव में एर्दोगन की कमजोरी दिख रही है। यही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश भी चाहते हैं कि एर्दोगन चुनाव हार जाएं, वो सत्ता में ना आए। इसमें अमेरिका है, इजराइल है, यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं और कहीं ना कहीं भारत की चाहत भी यही है कि एर्दोगन इस बार प्रेसिडेंट न बने। द यूरेशियन टाइम्स में 12 मई यानी तुर्की में पहले फेज के इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले छपी इस खबर को देखिए। हेडलाइन है, टर्की इलेक्शंस, व्हाई इंडिया, इजराइल, US एंड EU वुड बी होपिंग फॉर एंड ऑफ राइन ऑफ रिकैप तैयब एर्दोगन। यानी तुर्की के चुनाव में भारत, इजराइल, US और EU क्यों एर्दोगन के शासनकाल का अंत चाहते हैं। आपके मन में सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों ये देश तुर्की में एर्दोगन के सत्ता से हटने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 20 सालों से तुर्की की सत्ता पर काबिज एर्दोगन एक तानाशाह की तरह मुल्क चला रहे हैं। तुर्की की जनता तो इसका खामियाजा भुगती रही है। दुनिया के कई देश भी एर्दोगन के रवैये से खासे परेशान हैं। दरअसल एर्दोगन पुराने उस्मानिया साम्राज्य को फिर से तैयार करने की सोच रखते हैं। 13वीं सदी में शुरू हुआ यह साम्राज्य पूर्वी यूरोप से लेकर ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीक, बाल्कान, इजराइल, फिलिस्तीन और मिस्र तक फैला था। 600 सालों तक राज करने के बाद यह और शक्तिशाली हो गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका प्रभाव उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया से अरब तक था। एर्दोगन की नीति भी कुछ ऐसी ही है। इस्तांबुल के वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम को मस्जिद में बदलकर एर्दोगन ने खुद को उस्मानिया सल्तनत का नया वारिस साबित करने की भी कोशिश की। 1500 साल पहले बनी हागिया सोफिया इमारत मूल रूप से कैथेड्रल चर्च थी। साल 1453 में उस्मानिया साम्राज्य ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और इस चर्च को मस्जिद में बदल डाला था। साल 1934 में इसे म्यूजियम बनाया गया। 2020 तक ये तुर्की और मिडिल ईस्ट का इतिहास समेटने वाला वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम बना रहा। फिर अचानक एर्दोगन ने इसे मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। 24 जुलाई 2020 को जब इसे मस्जिद बनाने के बाद पहली बार खोला गया तो खुद एर्दोगन ने यहां नमाज पढ़ी थी। तब यहां एर्दोगन के साथ साथ 35,000 लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। बड़ा भव्य समारोह किया गया, लेकिन हागिया सोफिया में जो नमाज पढ़ी गई उसमें एर्दोगन की तरफ से एक ऐसा काम किया गया जिसने दुनिया भर को हैरान किया। यहां पर नमाज पढ़वाई गई तुर्की के रिलीजियस अफेयर्स डायरेक्टोरेट के हेड अली इबारस से। अली इबारस अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए थे। यही नहीं, ठीक उनके ऊपर 2 हरे झंडे भी बनाए गए थे। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन जब लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, इस पर चर्चाएं शुरू की, तो पता चला कि ये तलवार और ये झंडे उस्मानिया साम्राज्य की निशानी हैं और ये जीत का प्रतीक हैं। इन्हें जानबूझकर एर्दोगन ने उस नमाज के दौरान पेश किया था।
दुनिया के कई क्रिश्चियन देशों ने एर्दोगन के इस कदम को क्रिटिसाइज किया। पोप ने भी हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने के फैसले पर दुख जताया था, लेकिन एर्दोगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने विरोध के बाद भी एर्दोगन नहीं रुके। हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने के 1 महीने के अंदर ही उन्होंने ऐतिहासिक कैरिये म्यूजियम को, जिसे चोरा चर्च के नाम से जाना जाता है, उसे भी मस्जिद में बदलने का ऐलान कर डाला। साफ था कि एर्दोगन उस्मानिया सल्तनत को वापस लाने का सपना देख रहे थे। इससे एर्दोगन का प्रो मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन चेहरा खुलकर सामने आ गया। तुर्की की सीमा 8 देशों से जुड़ी हुई है और लगभग सभी से उसका संघर्ष चल रहा है। तुर्की खुद को इलाके का सुपर पावर समझता है और दूसरे देशों के मामलों में भी टांगे अड़ाता फिरता है। तुर्की ने 80 के दशक में ही उत्तरी साइप्रस पर हमला कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। तुर्की सीरिया और इराक में कुर्दों के खिलाफ अक्सर हमले करता रहता है। लंबे समय तक एर्दोगन आईसिस के खतरे को अनदेखा करते रहे। उन पर आईएस के मौन समर्थन का भी आरोप लगता है। तुर्की में खुद एर्दोगन ने वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम को मस्जिद में बदल डाला, लेकिन वो जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद को लेकर अक्सर इजराइल को धमकाते रहते हैं। यहां तक कि सऊदी अरब से भी उसके रिश्ते ठीक नहीं है। अमेरिका भी एर्दोगन को पसंद नहीं करता है। तुर्की 1952 से ही नाटो का सदस्य है, लेकिन उसकी दोस्ती अमेरिका से ज्यादा रशिया से है। इस चुनाव में भी रूस पर एर्दोगन के समर्थन और विपक्षी पार्टियों को हराने के लिए दखल देने के आरोप लग रहे हैं। देखिए कितनी मजेदार जियोपॉलिटिक्स हो रही है। एर्दोगन को रूस का सपोर्ट है। रूस भारत का एक भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन तुर्की भारत को दुश्मन समझता है। कश्मीर मामले पर तो वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है, और यही नहीं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की नीति को भी बढ़ावा देता है। इसलिए तुर्की ने भारत की तुलना में हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाइयों में मिलता है। 18 अगस्त 2020 को छपी बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ के सबूत दिए गए हैं। चाहे 1965 की लड़ाई हो या फिर 1971 की बांग्लादेश वाली लड़ाई, दोनों ही लड़ाइयों में तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की, पाकिस्तानी सेना को हथियार और जरूरी सामान दिए। यानी भारत के खिलाफ जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को मजबूत करने का काम किया। हालांकि बीच में तुर्की और भारत के रिश्तों में सुधार भी आया। 2021 तक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी, लेकिन फिर दौर आया एर्दोगन का। साल 2002 में तुर्की में सत्ता बदली। इस्लामिक पार्टी ने चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा किया। एर्दोगन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक नेता साबित करना चाहते थे। मुस्लिम ब्रदरहुड की नीति की वजह से वो इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का साथ देने लगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो कश्मीर में टेररिज्म को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता। भारत ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब एर्दोगन ने पूर्वी सीरिया से अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर ली थी। कुर्दिश न्यूज़पेपर एएनएफ न्यूज ने 3 दिसंबर 2020 को यह खबर छापी थी। पढ़िए क्या लिखा था इसमें। टर्की रेडी टू सेंड मर्सनरीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सीरिया टू कश्मीर। यानी तुर्की नॉर्थ ईस्ट सीरिया के भाड़े के लड़ाकों को कश्मीर भेजने के लिए तैयार है। ग्रीस के न्यूज़पेपर पेंटापोस्गैमा ने भी इसी दिन यानी 3 दिसंबर 2020 को एर्दोगन और इमरान खान की तस्वीर के साथ यह खबर छापी थी। इसका टाइटल था एर्दोगन भाड़े के लड़ाकों को कश्मीर भेजेंगे। ठीक ऐसी ही खबर 24 नवंबर 2022 को नॉर्डिक मॉनिटर ने भी छापी थी। जरा सोचिए, कश्मीर का तुर्की से क्या वास्ता? कहां तुर्की, कहां कश्मीर? लेकिन भारत के लिए एर्दोगन के मन में इतनी नफरत थी कि वो सीरिया भेजे गए लड़ाकों को पाकिस्तान के प्यार में कश्मीर भेजने वाले थे।